हेलो एवरीवन, मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मेनली हम लोग स्टैटिक पोर्शन को देखने वाले हैं। यह वीडियो स्टैटिक जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जेईई एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैंने बहुत मेहनत से कलेक्टिव डाटाज लाए हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन कौन से। ऐसे तो मिश्र धातु लॉय भी बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं उनमें से कुछ कुछ सेलेक्टिव लाया हूँ जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं जितने भी कंटेंट आप लोग को दूंगा, ये टोटली मैंने एसएससी के एग्ज़ाम से अनुभव किया है, क्योंकि मैंने एसएससी के एमटीएस के 48 पेपर को पूरा स्टडी किया और सीएचएसएल के 42 पेपर को पूरा स्टडी किया, और फिर एसएससी जेईई के प्रीवियस सारे स्टैटिक जीके पोर्शन को मैंने स्टडी करने के बाद ये सब मटेरियल वहाँ से मैंने छांट कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसे देखें। आइए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। आप लोग को इसी वीडियो में आगे इम्पोर्टेंट स्लोगन जो भी नारेज हैं कि कौन से नारे किसने दिए हैं, उसके बाद कौन सा समाधि स्थल किनका है, जो कि एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये चीज़ मेनली हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट मिश्र धातु का। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट एलॉय की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मुद्रा धातु, इसको मनी मेटल भी कहते हैं। इसमें कॉपर, एसएन और ये पी, इनका परसेंटेज जो मेंशन है। मेनली हम लोग के एग्ज़ाम में परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है किन किन चीज़ों का मिश्रण है। तो बस ये ध्यान रखना है, परसेंटेज नहीं पूछा जाता है। कुछ जिसमें परसेंटेज इंपॉर्टेंट है मैं उसमें परसेंटेज ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट है गन मेटल। गन मेटल में कॉपर 90%, टीन 8% और जिंक 2% होता है। बेल मेटल की बात करें तो इसमें कॉपर 80% और टीन 20% होता है। इसे आप लोग परसेंटेज ध्यान रखेंगे, बेल मेटल का परसेंटेज ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेल मेटल और आगे आप देखेंगे कि फिर एक कॉपर और टीन का मिश्रण है, लेकिन उसमें परसेंटेज अलग होने के कारण कुछ और वो बन जा रहा है। तो बेल मेटल हो गया। उसके बाद कॉन्स्टेंटिन की बात करते हैं हम लोग, कॉपर प्लस निकेल। इसी को हम लोग यूरेका के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिकल में यूरेका वर्ड आप लोग सुनते होंगे, उसी को कॉन्स्टेंटिन कहा जाता है, जिसमें कॉपर और निकेल का मिश्रण होता है। और रेशियो कितना है? 60-40 का रेशियो है। अगर हम पीतल की बात करें तो कॉपर और जिंक, इसमें आप लोग इसे याद भी रख सकते हैं ट्रिक के रूप में, जैसे पिताजी, पी से पीतल, तो से तांबा, जो से जिंक। तांबा और जिंक से मिलके पीतल बना हुआ है, कॉपर प्लस जिंक। रेशियो इसका 70 और 30 का रेशियो है। अगर हम बात करें कांस्य की बात करें तो कॉपर और टीन से मिलके बना होता है। 88% कॉपर और 12% टीन इसमें मिला होता है, इससे कांसा बनता है। तो हम लोग बात करते हैं कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना काफ़ी फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कृत्रिम सोना में सोना की मात्रा ही नहीं होती है, इसीलिए वो कंफ्यूज करने के लिए इसे पूछते हैं। इसमें कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर की, तो ये भी सुनने में सिल्वर की तरह है, बट इसमें सिल्वर के एजेंट हैं ही नहीं। कॉपर 60%, जिंक 20% और निकेल 20%। तो आप लोग इनसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि नाम है जर्मन सिल्वर बट सिल्वर कहीं भी नहीं है। नाम है कृत्रिम सोना बट सोना कहीं भी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं डच मेटल के। डच मेटल में कॉपर 80% और जिंक 20%। इसका रेशियो भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कॉपर 70 और जिंक 30 पे हमारा क्या बन जा रहा था? पीतल बन जा रहा है। और वही अगर कॉपर 80 जिंक 20 है तो हमारा डच मेटल बन जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से सोल्डर, बहुत सुने होंगे इलेक्ट्रिकल में सोल्डर, कि हम लोग सोल्डिंग करते हैं, वायर को जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग जो करते हैं, वो उसमें पीबी 68% और एसएन 32% होता है। इसका परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फेमस एलॉय है सोल्डर। पीबी और एसएन का मिश्रण है। एल्निको की बात करते हैं हम लोग, स्टील 50%, एल्युमिनियम 20%, निकेल 20% और 10% कोबाल्ट होता है। एल्निको हम लोग पढ़ते भी हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग पढ़ते हैं एल्निको, तो वो किस किस का मिश्रण है? स्टील, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिश्रण है। अगर हम मैग्नीज स्टील की बात करते हैं तो इसमें मैग्नीज है और लोहा 80 से 85% तक होता है। नाइक्रोम हम लोग पढ़ते हैं फ्यूज वायर किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम किस किस चीज़ का मिश्रण है? तो देख लीजिए, निकेल 60%, लोहा 26%, क्रोमियम 12% और मैग्नीज 2%। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे बार बार देखेंगे, आप लोग को ये याद हो जाएगा। ये 10 हैं, ये 10 ही इंपॉर्टेंट है और रेगुलर यही बस एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो आप लोग इन पे स्पेशली फोकस करेंगे। ये 10 जो आप लोग के सामने हैं, इनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सेम इसी फॉर्मेट में। अगर आप लोग इसे प्रिंट भी करा सकते हैं या लिख भी सकते हैं, इतना कम है, तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसे VVI समझ के इसे तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण समाधि स्थल, जो कि अभी तक के कुछ फेमस है। नेहरू, गांधी, इन सब के समाधि स्थल कहाँ कहाँ हैं, वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग उनको बात करते हैं। आप लोग के सामने दिख रहा होगा महत्वपूर्ण समाधि स्थल। समाधि स्थल का मतलब है कि उनके मृत्यु के पश्चात उन्हें किस जगह पे अंतिम संस्कार किया जाए, तो उन्हीं को हम लोग समाधि स्थल कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का है राजघाट। तो सीधे आपसे सवाल में पूछा जाता है राजघाट किनका समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी का। या उल्टा पूछेगा आपसे महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है, राजघाट है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। उसी तरह से चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। आप लोग याद भी होंगे, चौधरी चरण सिंह को ही किसान के नेता भी कहे जाते हैं, तो चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। और राजीव गांधी वीर भूमि, राजीव गांधी के जो समाधि स्थल है उसे हम लोग वीर भूमि के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो महाप्रयाण, वो बिहार के थे, लेकिन उनका समाधि स्थल महाप्रयाण था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गुलजारी लाल नंदा, ये है नारायण घाट। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। और जवाहरलाल नेहरू का शांति वन, मैं इसमें 3 या 5 स्टार लगाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन बार बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, आप लोगों को भी पता है इंदिरा गांधी को ही गूंगी गुड़िया कहा गया था राजनीति में, लेकिन इंदिरा गांधी जब पावर में, सत्ता में आई, तो वो कितने पावरफुल सब वर्क किए, आपातकाल लगाए, इसीलिए उनको शक्ति स्थल उनका नाम दिया गया, क्योंकि वो शक्ति प्रदर्शन के लिए फेमस थे। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं मोरारजी देसाई। आप लोग पता है आपातकाल के बाद बनी सरकार, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के थे। अभय घाट उनका समाधि स्थल है। जगजीवन राम का समता स्थल, आप लोग इसी तरह से याद करेंगे। ये बस मेनली 10-15 है जो कि बहुत फेमस है। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका समाधि स्थल चित्रा भूमि है। क्या चित्रा भूमि है। ज्ञानी जैल सिंह इनका एकता स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो का इस्तेमाल किया था, पॉकेट वीटो। किस अधिनियम पे, डाक अधिनियम पे इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो आप लोग यहाँ से ये भी याद रखेंगे। तो ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, और इनका समाधि स्थल एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। अगर हम KR नारायण की बात करें तो इनका एकता स्थल उदय भूमि के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कर्म भूमि की बात करें, पंडित शंकर दयाल शर्मा, इनका समाधि स्थल है कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। और सबसे लेटेस्ट जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्रधानमंत्री के निधन हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका है स्मृति स्थल, दिल्ली में है स्मृति स्थल। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल जो कि याद होने चाहिए आप लोगों को। इनका भी PDF मैं अपलोड कर दूंगा, सारे टेलीग्राम चैनल पे PDF अपलोड होंगे, आप लोग वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब कि महत्वपूर्ण स्लोगन्स, इम्पोर्टेंट स्लोगन्स जो है कि कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि ये नारे किसने दिया था, या इनमें से कौन सा नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ऐसे कुछ 15-20 नारे हैं जो कि फ्रीक्वेंट पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे उसे देखते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को LOI के बारे में बता दिया, आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ समाधि स्थल के बारे में मैंने बताया। आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप लिख के याद करने की कोशिश करेंगे तो आप उससे ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें, एक बार लिखें, बहुत छोटा कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आप लोग इसे लिखें और तो उसके बाद इन्हें याद करने की कोशिश करें। अगर आप इस वे में तैयारी करते हैं तो मैं पक्का कह सकता हूँ आपके 50 नंबर के GK GS में 30+ मार्क्स होंगे। मेरे 29 नंबर्स हैं, मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए थे जिसमें से मेरा 31 सही हुआ था। तो मैं इसी वे में तैयारी किया, ये मेरा ही अपना नोट्स है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग इस तरह से उन्हें देखें। आइए हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट स्लोगन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट स्लोगन्स, महत्वपूर्ण नारे कि कौन से नारे किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिए हैं। ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और ये नहीं SSC ही नहीं, आपके आने वाले RRB JEE में जो पूछे जाएंगे,
आपके अदर जी एग्ज़ाम जो भी जहाँ पे भी जीके का पोर्शन है उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने दिया था। आप लोग जानते होंगे मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी थे और गर्म दल के नेता भी थे। मंगल पांडे इन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी को। जय जगत विनोबा भावे ने यह नारा दिया था जय जगत। कर मत दो सरदार पटेल ने यह नारा दिया था कर मत दो। संपूर्ण क्रांति की घोषणा जयप्रकाश नारायण ने की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। साथ ही हम लोग बात करें नेक्स्ट में, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल प्रसाद गुप्ता या श्यामलाल गुप्ता पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा वंदे मातरम आप लोग को पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया है। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था जनगण मन। और आप लोग को बता दें भारत का जो राष्ट्रीय गान वो जनगण मन है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ से आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये सब गर्म दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद आप लोग बचपन से जानते हैं भगत सिंह ने ये दिया था इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जब अंडमान की ओर से चलना स्टार्ट किए थे उसी समय उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा दिया था और वो अंडमान होते हुए इंडिया में प्रवेश कर रहे थे तो उसी समय उनका नारा था दिल्ली चलो। महात्मा गांधी का फेमस है करो या मरो। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। साथ ही साथ वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। और नेक्स्ट हम लोग बात करें जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था आराम हराम है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ महात्मा गांधी का एक और फेमस है हे राम। जब महात्मा गांधी को गोली लगी थी, जैसे आप लोग को पता है 30 जनवरी को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई जब वो मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे तो उस समय वो अंतिम वर्ड हे राम ही अपने बोला था। तो महात्मा गांधी का दिया हुआ है हे राम। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो का नारा अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। एक गीत भी इस पे बना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। आप लोग को पता है साइमन कमीशन का गठन, और बार बार पूछे जाते हैं सवाल कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और साइमन कमीशन भारत कब आया। तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री को एक वीडियो में कंप्लीट करने का। बहुत जल्द मैं वीडियो वो अपलोड करूँगा, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि अभी के समय में मॉडर्न हिस्ट्री से ही सवाल फ्रेम हो रहे हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा मध्यकालीन और ऐतिहासिक में नहीं पूछे जा रहे हैं। बाबर का काल नहीं पूछा जा रहा, ऋग्वैदिक काल अब उतना नहीं पूछा जा रहा, लेकिन ये जो स्वतंत्रता संग्राम चला अंग्रेज़ों के शासनकाल से जिसे हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम उनके प्रॉपर नोट्स के साथ आप लोग के साथ आएंगे, उसे बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लिव्स कौन रहना चाहेगा, इफ़ इंडिया डाइज इफ़ भारत मर जाए तो कौन रहना चाहेगा। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है।
हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नारा दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नारा दिया था। तो अभी आप लोगों ने कुछ 15-20 इंपॉर्टेंट नारे थे, ये आप लोग देखें। मैं इनका भी PDF या फ़ोटो अपने टेलीग्राम चैनल पे जल्द ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। इस वीडियोज़ को देख के टेलीग्राम के लिंक जिस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी जानने का SSC JEE नॉन-टेक में कैसे 75+ स्कोर किया जा सकता है, और ये मुश्किल नहीं है, मैंने इस पर एक वीडियो बना के प्रॉपर समझाया है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं टेक्निकल में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को देखने के लिए, तो उन सभी का पावर सिस्टम सेपरेट और मशीन सारे एक सेपरेट वीडियो है छोटा छोटा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस किया है कि आप किस को पढ़ के जाएँ, आप एग्ज़ाम में वहाँ से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ इस तरह के कंटेंट अभी बहुत सारे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे लाएंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट भारत की जो नदियां हैं उस पे आएगा, भारत के पर्वत पठार जो है उस पे एक वीडियोज़ रहेगा, महत्वपूर्ण नृत्य जो पूछे जाते हैं, कौन कहाँ से तबला वादक थे, किस घराने से किसका संबंध है, ये सारे कंटेंट मैं रेगुलरली आज से अपडेट करना स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, याद करने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर करें ताकि अधिक बच्चों का हेल्प हो पाए। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जोरों से लगा के रखें। धन्यवाद।